हाँ जी बेटे, आओ शुरू करें। आफ्टर द ब्रेक सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 5 मैराथन। बेटे ये सामने स्क्रीन पे देखो, आपके क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड। ऑडियो वीडियो सब ओके? ओके। हाँ जी पढ़िए बेटा क्वेश्चन। देखो बैलेंस शीट दे रखी है किसकी? शिवा लिमिटेड की। और इसमें क्या है, असेट्स में देखो गुडविल दे रखी है यानी कि इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ लॉसेस। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये सब हमारे फिक्टिशियस एसेट भी दे रखी है और इंटेंजिबल एसेट्स भी दे रखी है। और याद करो बेटे, इंटेंजिबल एसेट्स में बताया था कि जब तक कुछ ना बोले, जब कुछ ना बोले तो गुडविल और पेटेंट ये दो चीज हैं कि अगर ये अकेले दिखाई दें तो इनको पकड़ के धो दो, मेरा मतलब राइट ऑफ कर दो। बेटे गुडविल और पेट गुडविल है यहाँ पर, हाँ जी है, तो हम राइट ऑफ करेंगे या बिल्कुल करेंगे अगर हमें क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हाँ जी ये हमारे लॉसेस हैं, ठीक है। नाउ व्हाट, लायबिलिटी में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्डी क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 वाले, पता है फुल्ली पेड अप है, हाँ जी। ऐसे बेटे इक्विटी शेयर्स में 20,000 शेयर्स हैं 100 वाले, वो भी हमारे फुल्ली पेड अप है। देखो जी क्या कहते हैं, 2 साल के प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर है, 2 साल से प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया ही नहीं है जी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है जी भाई दिया नहीं है, वो बात सही है, लेकिन क्या वो बैलेंस शीट में है? बैलेंस शीट में है ही नहीं। यानी कि अगर वो छोड़ भी देंगे तो भी हम इसका कोई अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि वो बुक्स में आया ही नहीं है, ठीक है। कंपनी हैड बैड टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स। मैं फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन ले आता हूँ। कंपनी का जो है पिछले 2 साल से बड़ा बुरा समय चल रहा था एंड होप फॉर बेटर बिजनेस इन फ्यूचर। उसको लग रहा था कि भाई आगे अच्छा काम करेंगे। अर्निंग प्रॉफिट एंड पेइंग डिविडेंड, और भैया प्रॉफिट अर्न करेंगे और पे करेंगे डिविडेंड, प्रोवाइडेड द कैपिटल बेस इज रिड्यूस। अभी भाई कंपनी का ठीक है, लास्ट लास्ट के 2 साल खराब निकले, इन कंपनी को आगे होप है कि वो चल सकती है अच्छा और अच्छा काम कर सकती है। बस एक शर्त है क्या, कि भाई उसका जो कैपिटल बेस है वो सही हो जाए, ठीक है। तो उस कैपिटल बेस को सही करने के लिए ये बात बताई गई है, एन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम एज फॉलोज वाज एग्रीड बाय ऑल कंसर्न, ठीक है जी। जहां जहां से कंसर्न से अप्रूवल लेनी थी सबसे अप्रूवल ले ली, और ये है जी स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो अप्रूव हुई। 1 से लेके 6 पॉइंट तक है, ठीक है। चलो जी देखेंगे जी क्या है, लेकिन आप ये देखो क्या यहाँ पर, शो द टोटल लॉस टू बी बोर्न बाय इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल होल्डर फॉर द रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं जो भी लॉस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बियर करना है वो डिटरमाइन करो। तो ठीक है जी, वो तो 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन में जो एंट्री दी होंगी वहां पे वो चीज निकल आएगी। कह रहे हैं शेयर्स ऑफ लॉस टू बी टू द इंडिविजुअल क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, हाँ वो उसमें भी इक्विटी का और प्रेफरेंस का दोनों का अलग अलग बताना है, ठीक है। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, कि जब हम रीऑर्गेनाइज करें तो उसके बाद में जो नया स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, नया स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल का, वो भी बताइए। वर्किंग कैपिटल है रीऑर्गेनाइज कंपनी की, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज कितने की बची भाई, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज घटाकर बता दो, वो है हमारी वर्किंग कैपिटल। एंड ए न्यू प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। मैं आपसे बोलूं, यानी कि अगर हम सारे की सारी जन एंट्री कर लें और बैलेंस शीट बना लें तो सारी बातें एक साथ पूरी हो जाएंगी। यस आइए जी करते हैं फिर, लो बेटा शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी लो जी, क्वेश्चन ने आपसे जो पूछा है बेटे, ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं, लेकिन हम पहले ना उसको उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कैसे भाई, एक तो उसको बैलेंस शीट चाहिए है ना, और लॉस जो इक्विटी शेयरहोल्डर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर सब लोग बियर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं बेटे, एग्जाम में भले ही उसने पूछा नहीं है, मैं फिलहाल आपको जन एंट्री करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ मैं आपको? जन एंट्री। रीजन, क्योंकि बेटे सारी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। सर एग्जाम में ऐसा करेंगे क्या? नहीं बेटे, ये जो मैं करा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। एग्जाम में आपसे जन एंट्री नहीं पूछी है तो जन एंट्री नहीं करनी, यानी जन एंट्री करने के बाद में फिर लेजर बनाऊंगा, फिर मैं इन सब क्वेश्चन का आंसर एक सिरे से लेके आऊंगा। लो जी, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ शिवा लिमिटेड, शिवा लिमिटेड की बुक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, सारी की सारी जन एंट्री कर रहे हैं।
लो जी, जो जो क्वेश्चन ने बोला करते जाओ। सबसे पहले क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 1 जनरल एंट्रीज में, पॉइंट नंबर 1 जो है, नंबर 1 जनरल एंट्रीज क्या है जी? नंबर 1, क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ द क्लेम। ध्यान रखना, ये यहाँ पर शेयर सरेंडर वर्ड नहीं आया है, ये शेयर सरेंडर स्कीम नहीं है। ये कौन सी है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। कौन सी है बेटे? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। जब तक सरेंडर वर्ड ना आए, रिकंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। बेटे क्रेडिटर्स ने पेमेंट छोड़ दिया, यानी क्रेडिटर्स कम हो गए, यानी मैं कह सकता हूँ क्रेडिट बैलेंस जो होता है क्रेडिटर्स का, वो डेबिट होके कम होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या कहा मैंने? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक मिनट, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन account being creditors reduced। बच्चों क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर्स है बैलेंस शीट में 7 लाख के, और कितना परसेंट छोड़ रहे हैं? 3.5 लाख रुपए छोड़ रहे हैं। लो जी, 50% छोड़ रहे हैं, मतलब 3.5 लाख रुपए। एक काम करता हूँ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू से करता हूँ। आओ जी, नेक्स्ट सेकंड वाली एंट्री क्या कहती है जी? सेकंड वाला पॉइंट कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर विड्रू एरियस डिविडेंड क्लेम। कह रहे हैं कि हमने डिविडेंड छोड़ दिया, जाओ कि हम अपना क्लेम जो डिविडेंड का वो छोड़ देते हैं। बेटे क्लेम छोड़ देंगे डिविडेंड का, मतलब कि वो डिविडेंड नहीं मांगेंगे, लेकिन हम इसके लिए कुछ भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दे रखा। बेटे बैलेंस शीट में नहीं खुला हुआ है अकाउंट, किसका? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का कोई भी अकाउंट नहीं खुला हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं वहां पर कुछ भी अकाउंट बंद कर पाएंगे। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड का अकाउंट नहीं खुला हुआ है, इसलिए हम कोई भी अकाउंट उसका बंद नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट पढ़ना इसी के अंदर, दे आल्सो एग्री टू लोअर दियर कैपिटल क्लेम बाय reducing nominal value in consideration 9% dividend effective after reorganization in the case of equity shareholder। in case equity shareholders का लॉस अगर एक्सीड कर जाए 50% ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस स्कीम, ठीक है, कहते हैं क्या कि वो अपना 20% छोड़ देंगे, लेकिन कब? जब इक्विटी शेयर होल्डर का क्लेम अगर एक्सिस हो जाए, अगर एक्सिस हो जाए किससे बेटे? वो 50% ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्कीम। ठीक है जी। तो जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कितने का वादा किया? 10 लाख का, 20% का। और इनका क्लेम आप जब कैलकुलेट करोगे बेटे, इनका बहुत इनसे एक्सेस हो ही रहा है, तो मैं सीधा सीधा एंट्री कर दूं। आओ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसे करेंगे कैलकुलेट, में वर्किंग नोट में दिखा दूंगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाम क्या है जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का? 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू, बदले में क्या ले रहे हैं वो? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको पता है उनका रेट भी चेंज हो रहा है। और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। भाई कितने के हैं ये कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन? बेटे कितने के हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? ये है जी 10 लाख रुपए की। कितने की? 10 लाख रुपए की कैपिटल है, जिसका 20% वो क्या कर रहे हैं? 20% वो क्लेम छोड़ रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ जी 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि 8 लाख का कंट्रीब्यूशन वो वापस मांग रहे हैं, अपना शेयर कैपिटल वो कन्वर्ट करा रहे हैं किसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका चेंज हो रहा है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पॉइंट नंबर 3, बैंक एग्री टू कन्वर्ट overdraft into term loan to the extent required for making current ratio equal to 2:1। बेटे यहाँ पर अभी इस एंट्री को फिलहाल रोकना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी मैं इसको लिख के छोड़ देता हूँ पहले, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। क्योंकि बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट को वो क्या कहते हैं?
वो कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टर्म लोन में, टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द करंट रेशियो 2:1। भाई इसमें से क्या है, कुछ पोर्शन तो चला जाएगा टर्म लोन में और बाकी वो क्या कर देंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में, वो इतना पोर्शन वो छोड़ देंगे, बशर्ते इनको टर्म लोन में कन्वर्ट कर दें। लेकिन टर्म लोन में कितना करेंगे वो भी हम वर्किंग नोट के बाद जानेंगे। नेक्स्ट पढ़ना जरा आगे, कह रहे रिवैल्यूड फिगर फॉर प्लांट मशीनरी वाज एक्सेप्टेड एज ₹15 लाख। बेटे प्लांट मशीनरी कितने की, 18 लाख की। नंबर 4, तो भाई प्लांट मशीनरी की वैल्यू घट गई, 15 लाख पे आ गई, तो भाई कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। बेटे घटा दो इसको 3 लाख रुपए से बच्चों, 18 लाख में से 3 लाख उड़ गए, 15 लाख की तभी तो रहेगी। नंबर 5, हाँ जी नंबर 5 जरा पढ़ो, डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख वर कंसिडर गुड। डेटर्स कितने के हैं जी, साढ़े, ये 7.5 लाख रुपए के, कह रहे 4 लाख के गुड है, बाकी क्या है बैड। इसका मतलब क्या है, डेटर्स की वैल्यू घटी। बेटे हमारी एसेट्स की रिवैल्यूएशन में वैल्यू घट गई, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर हम इकट्ठी एंट्री कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे जी। बेटे 7.5 के हैं, 4 रह गए, मतलब 3.5 उड़ गए, यानी 3.5 की वैल्यू घट गई। नंबर 6, हाँ जी, इक्विटी शेयर्स शैल बी एक्सचेंज फॉर द सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ए रिवाइज्ड डिनोमिनेशन आफ्टर द रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। कह रहे सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम इशू करेंगे, लेकिन कितने रुपए के इशू किए जाएंगे वो आपको कब निकल पाएगा, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एट ए रिवाइज्ड डिनोमिनेशन एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कह रहे हैं कि पहले आप अपना देख लो कितने का कंट्रीब्यूशन कराना है। यानी मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने वाली वापस ले ली जाएगी, जो कितना है 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100, 20 लाख ये बेटे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 20 लाख की कैपिटल वापस आ जाएगी। इसमें से कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल होगी जो वापस से दी जाएगी। कह रहे सेम नंबर ऑफ शेयर्स हमें देने हैं। बेटे तो नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रहेंगे, लेकिन कितने रुपए का दिया बनाया जाएगा अब शेयर, वो हमें देखना अभी बाकी है। बाकी का पोर्शन कहाँ आएगा बेटा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। क्या ये बात ओके है? अच्छा जी, चलिए मैं मान रहा हूँ कि ओके है। आइए जी वर्किंग नोट पे चलते हैं हम लोग। वर्किंग नोट, आओ बेटे वर्किंग नोट पे शुरू हो जाए। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पूछा था, टोटल लॉस टू बी बोर्न बाय इक्विटी एंड प्रेफरेंस देन इंडिविजुअल। आइए जी अब वो निकालते हैं जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। नंबर 1 पार्ट हमारे से जो पूछा था क्वेश्चन ने, नंबर 1 पार्ट, टोटल लॉस टू बी बोर्न बाय बोथ शेयर होल्डर्स। दोनों शेयर होल्डर्स को लॉस कितना है जो बियर करना पड़ेगा ड्यू टू दिस स्कीम। तो भाई देखो सबसे पहली बात, बिना कहे हमें ये वाली एंट्री कर देनी थी, वो एंट्री भी कर देता हूं मैं। पॉइंट नंबर 7, क्या कुछ ना बोले तब भी हमें ये काम करना है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटे कितने की है गुडविल, 2 लाख रुपए की। कुछ ना बोले तो भी मैं गुडविल और पेटेंट दो तो मैं राइट ऑफ कर ही देने हैं, और साथ में सारी की सारी फिक्टिशियस एसेट्स। बेटे कौन कौन सी फिक्टिशियस एसेट्स हैं यहाँ पर देखो जरा फटाफट से। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कितने के हैं जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट बेटा और क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बच्चों कितने का, 7 लाख का। 7 और 2 9 और 1 10 लाख रुपए का ये है हिसाब किताब, जो राइट ऑफ इमीडिएटली हो जाएगा बिना कुछ कहे। क्वेश्चन ने हमें बोला नहीं, हमारे स्टडी मेट का जो रूल है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट, टोटल लॉस निकालो बेटा फटाफट से। तो एक तरफ से शुरू हो जाए, आओ बेटे शुरू हो जाते हैं। लो जी,
सबसे पहले तो देखो असेट्स में क्या क्या असेट्स हैं जो चली जाएगी। भाई गुडविल कितने की घट गई, पूरी की पूरी घट गई, ये आ गया जी हमारा लॉस। और इस लॉस को कौन भुगतेगा, दोनों शेयर होल्डर। गुडविल के बाद में बताओ प्लांट मशीनरी घटी, हाँ जी घटी। कितने रुपए की घटी, ये जी 3 लाख रुपए की घटी, क्योंकि 15 लाख की वैल्यू रह गई थी ना इसकी। नेक्स्ट, फिर आपका स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू घटी क्या, नहीं घटी। डेटर्स की वैल्यू, हाँ जी घटी। डेटर्स 4 लाख के रह गए थे, 3.5 लाख रुपए के कम हो गए थे, तो जी 3.5 लाख रुपए के ये भी आ गए, हमारे डेटर्स भी आ गए। नेक्स्ट, प्राइमरी एक्सपेंसेस, कुछ ना बोले तो सारी की सारी फिक्टिशियस एसेट्स उड़ा देनी है, हमने भी उड़ा दीजिए। और ये कितने का है जी, ये है जी 1 लाख रुपए की, 1 लाख, 1 लाख रुपए। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 7 लाख रुपए। नेक्स्ट, चलो जी यहां तक हो गया। ये तो है बेटे लॉस, जो लॉस इकट्ठा हुआ असेट्स पर, लॉस कलेक्टेड। बेटे इसमें से घटाओगे जरा प्रॉफिट पार्ट, कौन से वाला, जो क्रेडिटर्स पे, क्रेडिटर्स फॉरगो, उन्होंने छोड़ दिया। कितना छोड़ दिया जी, 3 लाख के थे, नहीं नहीं 7 लाख के थे बेटे, 50% छोड़ दिया, 3.5 लाख। तो जरा देखना एक बार लॉस का क्या बैलेंस आया जी, 2 और 3 5 और 3 8 और ये 1 9 और 7 16, 16,50,000। 16,50,000 में से घटा दो जी 3.5 लाख, बेटे 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए का नुकसान है जो ओवरऑल मिला करके दोनों शेयर होल्डर को बियर करना है। इसी क्वेश्चन का फिर सेकंड वाला आंसर, वो कहते हैं कि इस लॉस को ये बताओ अब दोनों के दोनों अलग अलग कितना बियर करेंगे, दोनों के दोनों अलग अलग कितना बियर करेंगे। क्वेश्चन ने हमें बता दिया, क्या बता दिया कि भाई यहाँ पर जो है, यानी कि इंडिविजुअल लॉस हमारे से पूछा, इंडिविजुअल शेयर इन लॉस बाय बोथ शेयर होल्डर्स। टोटल कितने का है जी, टोटल लॉस टू बी बोर्न, ये है जी 13 लाख रुपए का। उसमें से ए, बेटे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना बियर करेगा ये तो हमें पता चल गया ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना बियर करेंगे ये हमें पता चल गया, हाँ जी पता चल गया। क्वेश्चन ने बताया था कि वो 50% बियर करेंगे और 20% छोड़ देंगे, लेकिन बशर्ते एक चीज, क्या, अगर नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर का, क्या कहा बेटे, अगर नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर का उनके 50% से ऊपर पहुंच जाए। जरा एक बात का और ध्यान रखना, यहां पर हमें ये चीज तब पता चलेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना बियर करेंगे, जिसको हमने 20% की एंट्री कर दी है, वो इस कैलकुलेशन के बेस पे की थी जो अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस बेस पे बात करेंगे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर उनका नुकसान उनकी कैपिटल के 50% से ज्यादा पहुंच गया, अगर उनका नुकसान, कैपिटल कितने की उनकी, बोलो जरा, कैपिटल कितने की उनकी बेटे, 20 लाख की है ना। 20 लाख का आधा कितना होता है, 50%, यानी कि 10 लाख, कि अगर उनका नुकसान 10 लाख से ऊपर पहुंच गया है तो वो कौन बियर करेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी 20% अपना छोड़ देंगे, ये शर्त थी वहां पर। लेकिन ये तब पता चलेगा जब उन्हें पता चलेगा यहाँ पर एक चीज का, क्या, कि भाई जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या उन्होंने छोड़ा, नहीं उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट ने कुछ नहीं छोड़ा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का तो हो गया नील। बैंक ओवरड्राफ्ट का तो बल्कि ये बता रखा है कि टर्म लोन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कितना पोर्शन कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है, उसके लिए बता रखा है। कभी कोई सोचे, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बता रखा है कन्वर्ट तब करेंगे इस हिसाब से कि जिससे कि करंट रेशियो हमारा 2:1 हो जाए, कितना हो जाए, 2:1, यानी कि बाकी पोर्शन बैंक ओवरड्राफ्ट ही बना रहेगा। क्या उससे इस बात पे कोई फर्क पड़ेगा, बताओ जी, क्या उससे इस बात पे कोई फर्क पड़ेगा प्रॉफिट लॉस पे, ना जी ना। तो ये लॉस फाइनल है, हाँ जी ये लॉस फाइनल है। अगर ये 13 लाख पूरा का पूरा इक्विटी वाले बियर करें तो क्या ये उनके 50% से ज्यादा नहीं हो जाएगा, उनकी कैपिटल कितने की, 20 लाख की, 20 लाख का 50% कितना है, 10 लाख। अगर ये नुकसान देखा जाए तो ये बेटे उनके 50% से ज्यादा है, और क्वेश्चन ने यही तो कहा था, क्या,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर आल्सो एग्री टू लोअर देयर कैपिटल बाय 20% बाय रिड्यूसिंग नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू भी कन्वर्ट होगी वहां पर, इन कंसिडरेशन ऑफ 9% डिविडेंड इफेक्टिव, बशर्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड 9% कर दिया जाएगा। लेकिन कब? इन केस इक्विटी शेयर होल्डर लॉस एक्सीड 50% ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्कीम, कि स्कीम के अप्लाई होने में जो ओवरऑल लॉस आया वो उनके 50% ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा है, जैसे 13 लाख उनके 50% से भी ज्यादा है, 10 से भी ज्यादा है, तो इसलिए बेटे उन्होंने 2 लाख में 2 लाख अपना यहाँ पे कंट्री किया, अपनी कैपिटल का 20%। तो इस 13 लाख में से 2 लाख का भुगतान अगर ये कर रहे हैं तो बाकी बचा कितना? 11 लाख। भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने छोड़ दिया था। एनीवेज, तो कुल मिलाकर इंडिविजुअल कितना कितना लॉस बियर करेंगे ये भी आपके हाथ में आगे बात भी। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूं कि अब हम बता सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल की क्या एंट्री होगी कंट्री करने की। कितना बताओ बेटे, कितना नुकसान बियर करेंगे वो लोग? 11 लाख। और कैपिटल कितने की है देखो जरा, इस वाली एंट्री पे वापस आओ। 20 लाख में से 11 लाख तो वो कर देंगे कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब उनकी कैपिटल रह जाएगी कितने की? 20 में से 11 गई, यानी कितने की कैपिटल उनकी रह गई? 9 लाख। बिल्कुल सही कहा आपने। रिकॉर्डिंग में हुए तो क्या हुआ, आप बोल तो रहे हो ना। यस, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ये बेटे, वो प्लीज इस चीज को बिल्कुल ऐसे ले जैसे लाइव ले रहे हो। हाँ जी, तो 9 लाख को आप डिवाइड करो किससे? 20,000 से, तभी तो पता चलेगा कि इनकी फेस वैल्यू कितनी है। रीऑर्गेनाइज्ड फेस वैल्यू, ये बेटे फुल्ली पेड अप है। यानी अब एक एक शेयर कितने का हो जाएगा बेटा? अब हो जाएगा जी एक एक शेयर 45 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, सॉल्यूशन का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 कहता है बताओ नई कैपिटल कैसी दिखाई देगी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा लो भाई, ये भी कोई बात है, अभी बता देते हैं। नई कैपिटल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखाई देगी? सॉल्यूशन का पार्ट 3, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। बेटे नंबर ए, पहले प्रेफरेंस की बात कर देते हैं। अब तो इनका नाम 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा जी, और इनकी कैपिटल पहले 10 लाख की थी, इन्होंने 2 लाख छोड़ दिए जी, तो ये बच जाएगी 8 लाख। क्या इनकी फेस वैल्यू चेंज हुई? नहीं जी, 100 रुपए वाली रही। बी, इक्विटी की बात करते हैं। अब इनका शेयर हो गया 45 का, और कैपिटल कितने की होगी? 9 लाख की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अब पता है नंबर ऑफ शेयर सेम रहे, कितने? 20,000 इक्विटी शेयर्स। ये इसका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा रिवाइज्ड। मैं खाली कैपिटल की बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के 17 लाख की कैपिटल हो जाएगी। अब हमारा कैपिटल बेस ये होगा जी, डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से 17 लाख होगा जी, जिसको कह रहे थे ना कि हम लोग अपना कैपिटल बेस सुधारना चाहते हैं। तो अब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। कह रहा है वर्किंग कैपिटल बताओ जी, दोबारा से जो कंपनी रीऑर्गेनाइज हुई इसकी वर्किंग कैपिटल। पॉइंट नंबर 4 है सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 4 कि रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल कितने की हुई? कि भाई डेट इक्विटी रेशियो का ध्यान रखना है हमें। किसका? सॉरी, करंट रेशियो का। करंट रेशियो मस्ट बी कितना? करंट रेशियो मस्ट बी 2:1। बेटे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अब करंट एसेट्स कितने की है जी, वो हमें पता है क्या? जरा देखो तो। यस, हमें पता है। करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन में? प्लांट मशीनरी गुडविल है क्या? नहीं जी। स्टॉक है? हाँ जी है। स्टॉक कितने का है सर? स्टॉक की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू, उसमें कोई चेंज आया नहीं, 3 लाख का है। अच्छा, और डेटर्स बताओ जी। डेटर्स की अपडेटेड वैल्यू है? हाँ जी, डेटर्स अपडेटेड वैल्यू है। डेटर्स की अपडेटेड वैल्यू है वो जी 3.5 लाख रुपए कम हो गए थे, 7.5 से ही रह गए थे, कितने? 4 लाख के। अच्छा, प्लस कैश, क्या पेमेंट एक्सपेंस आता है करंट एसेट्स में? नहीं जी। कैश है, कैश कितने का? 1.5 लाख। उसमें कोई चेंज आया क्या? आएगा ही नहीं। तो भाई कैश भी हमारे करंट एसेट्स में 1,50,000। ये हमारी हो गई करंट एसेट्स कितने की? 4 और जी 3 7 और जी 1 8, 8,50,000। ये हमारी करंट एसेट्स है।
इसके हिसाब से हमारे जो करंट लायबिलिटी है बेटे, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है हमारा, एक तो जी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। क्या क्रेडिटर्स की फिगर हमें पता है? यस हमें पता है जी। क्रेडिटर्स की फिगर कितने की है जी? क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो क्रेडिटर्स तो हमारे बेटे कितने के हैं? नहीं नहीं है 3.5 लाख रुपए, 50% छोड़ दिया था ना, 3.5 लाख रुपए के रह गए। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ जी बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है ये हमें देखना है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि कितना छोड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट वाला। क्या कह रहे हैं? छोड़ेगा मतलब छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कि बैंक ओवरड्राफ्ट का के दो पोर्शन है। बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का पहले तो ये बताओ पुराना? ये सर ये है 3 लाख रुपए का। अच्छा, कह रहे इसका कुछ पार्ट बदल जाएगा लोन में और कुछ पार्ट अभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट कंटिन्यू करेगा। बेटे जो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में कंटिन्यू करेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, ओनली दैट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटीज। अब ये कह रहे हैं कि हम इतना पोर्शन इधर लेके जाएंगे कि ताकि तुम्हारा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो करंट रेशियो है ये 2:1 मेंटेन हो सके, यानी कि ये 2 तो ये 1। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कितना रेशियो रहे? 2:1 का। यानी एक बात कंफर्म है, अगर ये 2 है करंट असेट्स तो ये करंट लायबिलिटी का टोटल कितना होगा? 1 होना चाहिए। आई रिपीट, करंट असेट्स का टोटल अगर 2 है तो करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना है? 1 होना चाहिए। बेटे करंट असेट्स में क्या क्या चीजें हैं? ये है। करंट असेट्स का टोटल कितना है? 8.5 लाख। तो मैं कह सकता हूँ करंट लायबिलिटीज का टोटल है वो इसका आधा होगा। करना जरा, 8,50,000 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका टोटल होगा 4,25,000। अगर ये 4,25,000 होगा जिसके अंदर ये दोनों करंट लायबिलिटी बनी जुड़ी हुई होंगी, तो मैं कह सकता हूँ जी जब 4,25,000 में से क्रेडिटर्स 3.5 लाख कवर कर जाएंगे, तो यानी बाकी जो पोर्शन है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट का वो वाला पोर्शन जो करंट लायबिलिटी में कंटिन्यू करेगा। ये बेटे बैलेंसिंग फिगर आई हमारी 75,000। ये वाली जो फिगर है दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा गया था 2:1 का हमारा करंट रेशियो मेंटेन होना चाहिए। करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स तो हमें पता है क्या क्या है जी, करंट एसेट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई फिगर मिसिंग नहीं है। करंट लायबिलिटी की मैं बात करता हूँ तो करंट लायबिलिटी में बेटे दो ही चीज आएंगी, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट का वो वाला पार्ट जो लोन में कन्वर्ट नहीं हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 3 लाख का। 3 लाख का कुछ पार्ट लोन में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट बन गया कंटिन्यू रहा एज ए बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब करंट लायबिलिटी में कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन कितना कंटिन्यू कर रहा है ये हमें पता नहीं, कितना कन्वर्ट हो रहा है ये नहीं हमें पता। लेकिन एक रास्ता हमें मिल गया, क्या? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही तो हमारा रेशियो है जो मेंटेन कर रहे हैं। हाँ जी, तो करंट एसेट्स का हमें टोटल पता है, हाँ, तो मैं इसका आधा कर देता हूँ, करंट लायबिलिटीज का टोटल मेरे हाथ लग जाता है। और ये किन दोनों का टोटल होगा? इन दोनों का टोटल ये होगा। इसमें से मुझे ये वाली फिगर पता है 3.5 लाख की, तो ये हमारी बैलेंस फिगर निकल आई। यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट में से 75,000 विल कंटिन्यू एज ए करंट लायबिलिटी एंड रिमेनिंग पार्ट हाउ मच 2,25,000 विल बी कन्वर्टेड इनटू टर्म लोन। बेटे हम इसकी एंट्री भी करेंगे, रुक गया था ना मैं। आइए जी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के की एंट्री को करो फटाफट से, जो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट जो कंटिन्यू करेगा उसको कुछ नहीं करना बेटे, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, क्योंकि सारा का सारा पार्ट या तो कन्वर्ट हुआ है या करंट लायबिलिटी में कंटिन्यू कर रहा है। तो करंट लायबिलिटी में कंटिन्यू कर रहा है, कितना पार्ट कंटिन्यू कर रहा है इसका? 75,000। तो मैं कह सकता हूँ जी 2,25,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट बदल गया टर्म लोन में, और कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ से नहीं हुआ। वो बच्चे गलत करेंगे जो पूरे पूरे 3 लाख को डेबिट करेंगे, क्योंकि 3 लाख पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ अभी किसी भी चीज में। ठीक है जी, चलिए जी, मैंने ऐसा माना कि यहाँ तक सब ओके। आगे बढ़ो जी। अब हमें क्या करना है? कह रहे वर्किंग कैपिटल बता दो रीऑर्गेनाइज कंपनी की, तो भाई लो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। करंट एसेट्स हमारे पास में है, करंट लायबिलिटी हमारे पास में है, तो मैं पॉइंट नंबर 5 बना सकता हूँ सॉल्यूशन का 5th पार्ट। क्या? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब बेटे 8,50,000 माइनस 4,25,000, 8,50,000 माइनस 4,25,000, ये हमारा हो गया बेटे 4,25,000।
दिस इज आवर वर्किंग कैपिटल। कहता है क्या, एक परफॉर्मर बैलेंस शीट हो बना दो। कह रहे कि बस भाई बैलेंस शीट हो बना के दिखा दो। फिर हमें जब तुमने इतना सब कुछ काम कर ही दिया तो फिर बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत है? आओ तो बनाते हैं। फटाफट से कॉलम खींचो बेटे बैलेंस शीट के। अच्छा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया आपने? जरा बनाना एक बार, उसमें कुछ बैलेंस आ रहा है क्या? जरा देखो, मुझे नहीं लगता कि कुछ बैलेंस आएगा। एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाओ बेटे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे सारे बच्चे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बेटे सारी सारी एंट्री देखो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के? 3.5 लाख, 3,50,000। अगला देखो, सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब 2 लाख रुपए। मैं कह सकता हूँ बाई, क्या नाम है, 7% है ना, हाँ 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, 2 लाख रुपए। 2 लाख का कंट्री उन्होंने किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ नहीं किया है जी। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिरी कितने से? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिरी बेटे 3 लाख रुपए से, तो वो हमारी पोस्टिंग होगी जी इसमें। टू प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपए। आगे की एंट्रियां देखो बेटे, उनकी पोस्टिंग करो। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर्स, 3.5 लाख रुपए से डेटर भी कम हुए। टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स 3.5 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। बेटे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में करेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख रुपए। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 11 लाख रुपए। नेक्स्ट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू पीएनएल। 7 और जी काट दो, 2 1 7 टू गुडविल 2 लाख रुपए, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और टू पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 7 लाख रुपए। बेटा देखो और भी कोई एंट्री है क्या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन वाली? बेटा टोटल करना, 3 और 3 6 और 2 8 और जी 8 16, 16,50,000। 11 और 2 13 और जी 3 16,50,000। लो जी फटाफट से देखो बेटे इसे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन को देखो जी, और बनाओ जी फटाफट से बेटे बैलेंस शीट। लो जी जल्दी करो बैलेंस शीट। तो जी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा कि हम बोल सके कि उसको कैपिटल रिजर्व में या गुडविल में जहाँ पे भी ट्रांसफर करना है। कोई जरूरत नहीं है जी, जब बैलेंस बचा ही नहीं है तो उसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी जी। आओ जी आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों फिर फटाफट से इसकी बैलेंस शीट बनाई जल्दी। हेडिंग डालो जी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। किसके है ये? शिवा लिमिटेड।
बेटे बैलेंस शीट के साथ में वर्ड एंड रिड्यूस भी ऐड होना है, आपको याद हो शायद, एंड रिड्यूस्ड, ताकि जब शेयर होल्डर उस बैलेंस शीट को देखें तो वो समझ जाए कि हाँ भाई ये जो है इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। अब लो जी फटाफट से शुरू हो जाओ। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ये है जी नोट नंबर, पार्टिकुलर्स, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, क्या क्या है यहां पर, शेयर होल्डर्स फंड्स, बी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, डी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज रहेगी कोई, हाँ टर्म लोन आएगा ना नंबर 2, तो नोट नंबर 3 अपना करंट लायबिलिटीज, फिर बेटा टोटल हो जाएगा। इसके बाद असेट्स, नंबर सेकंड पार्ट है अपना असेट्स, दो ही है जी इसमें, नॉन करंट असेट्स और बी करंट असेट्स। नोट नंबर क्या बैठेगा अब, नोट नंबर 3 के बाद में नोट नंबर 4 और इधर नोट नंबर 5, क्या हो जाएगा फिर इसका टोटल हो जाएगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है ही नहीं जी यहाँ पे कोई, तो नोट नंबर की आवश्यकता ही नहीं है। शुरू हो जाओ जी यहीं पे, नोट नंबर 1, सबसे पहले बेटे नोट नंबर 1, हेडिंग डालो शेयर होल्डर्स फंड्स, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन तब हमें देना है जी, कॉलम खींच देंगे करंट ईयर प्रीवियस ईयर, या आफ्टर एब्जॉर्प्शन बिफोर एब्जॉर्प्शन, हाँ करंट ईयर में फिगर डालेंगे बस बेटे। सबसे पहले अपना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कौन कौन सी है, एक तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक आपकी 9%, पता है ना नाम चेंज हो गया था, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको पता है 10 में से 2 का उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर दिया था, ये बच गई कितनी 8 लाख। इक्विटी वालों का क्या हाल था, उन्होंने 20 में से 11 छोड़ दी थी, यानी कि 9 लाख रुपए की कैपिटल उनकी रह गई थी, तो ये बेटे कुल मिलाकर 17 लाख रुपए की उनकी कैपिटल हो गई थी। प्रीवियस ईयर की डालना चाहे तो डाल दो बेटे, बिफोर एब्जॉर्प्शन क्वेश्चन में जो दे रखा है, डालने क्या, चलो डाल देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, लो जी बिफोर एब्जॉर्प्शन में डाल देते हैं भाई। इक्विटी कैपिटल थी पहले 20 लाख की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी, 10 लाख की, यानी टोटल ये 30 लाख की कैपिटल थी बेटे। इससे पता तुरंत चल जाएगा एकदम से शेयर होल्डर को, जो इन्वेस्टर होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, कि 30 लाख से 17 लाख की कैपिटल घटी है ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बी पार्ट है इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, नहीं जी यहाँ पर है नहीं जी इस क्वेश्चन में, तो ठीक है जी। ये हो गई हमारी फाइनल फिगर, इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करो जी। टोटल 17 लाख और 30 लाख, करें 17 और 30 बेटे, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, करंट ईयर प्रीवियस ईयर है ना। क्या करना है जी, क्या करना है, ये है जी 17 लाख और ये है 30 लाख, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन और बिफोर रिकंस्ट्रक्शन।
एक काम करो, नीचे नोट नंबर में भी ये डाल लो, करंट ईयर प्रीवियस ईयर के बजाय आफ्टर एंड बिफोर। देखा है आपने कई सारे ऐड जहां पे वो कहते हैं ना वजन घटाओ, आफ्टर बिफोर, वो वैसे ही दिखा रहा है। पहले वजन था 30 लाख का, घट गया बेटे, देखो इसने वेट घटा लिया, कितना 17 लाख का रह गया। नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। क्या नॉन करंट लायबिलिटीज में कोई लंबा चौड़ा नोट बनाने की जरूरत है? नहीं जी। जो टर्म लोन में कन्वर्ट हो गया था वो कितने का था? आई थिंक शायद 2,25,000 का था ना। हाँ, 2,25,000 का हमारा टर्म लोन बन गया था जी, जो पहले नहीं था जी। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 को बना देता हूँ जी यहाँ पे। नोट नंबर 3, आफ्टर और बिफोर। तो जी आफ्टर और बिफोर में नोट नंबर 3 क्या क्या है जी हमारे पास में? एक तो जी हमारे पास में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिफोर में कितना था? ये 7 लाख का था जी। आफ्टर में इन्होंने 3.5 छोड़ दिए थे, 3.5 बच गए थे। बैंक ओवरड्राफ्ट बिफोर में कितने का था? कि जी बिफोर में तो था ये पूरा का पूरा 3 लाख का। और आफ्टर में, कि आफ्टर में रह गया खाली 75,000 का एज ए करंट लायबिलिटी। ये है जी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस पहले थे जी टोटल ये 10 लाख के, अब है 4,25,000 के। बेटा तो 4,25,000 लिख दें फटाफट से हम लोग बैलेंस शीट में। 4,25,000 और 10 लाख आफ्टर और बिफोर में लिख दो बेटे बैलेंस शीट में। हाँ जी, 4,25,000 और बिफोर में कितना? 10 लाख। टोटल करें 10 और 30 40। इधर बात करें 4 और 2 6, 6,50,000 और ये 17, 23,50,000। आइए जी नॉन करंट एसेट्स के नोट्स पे चलते हैं, नोट नंबर 4 पे। बेटे नॉन करंट एसेट्स में क्या है यहाँ पर? क्या गुडविल है यहाँ पर? ना जी, बस एक ही चीज है, वो क्या है बेटे? प्लांट एंड मशीनरी। तो नोट बनाने की जरूरत भी नहीं, इसका मैं नोट नंबर चेंज करता हूँ। बेटे इसकी नोट नंबर बनाने की जरूरत ही नहीं, एक ही एसेट्स है यहाँ पे। तो मैं नोट नंबर 4 किसका कर रहा हूँ? करंट एसेट्स का। गुडविल है ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी है बस। पहले थी 18 लाख की, जो पता है कितने की वैल्यू घटी थी उसमें? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 3 लाख की घट गई थी बेटे, 15 लाख की रह गई थी। तो 15 लाख बची हुई वैल्यू यहाँ पे आई। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। पहले वाली करंट एसेट्स, आओ जरा वर्किंग नोट बनाते हैं। नोट नंबर सॉरी नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 4 बनाते हैं जी, बिफोर और आफ्टर वाला नोट। नोट नंबर 4, करंट असेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस आफ्टर और बिफोर। लो जी नोट नंबर 4 क्या क्या है जी जो हमारा करंट एसेट्स में आना है? क्या क्या है जी जो हमारा करंट एसेट्स में आना है? लो जी, सबसे पहले बेटे स्टॉक आपका, जिसको आप क्या लिखते हो? इन्वेंट्रीज। फिर आपका क्या है जी? डेटर्स, ट्रेड पेबल जिसको आप बोलते हो। फिर आपका कैश। इन्वेंट्रीज पहले कितने का था बेटे? पहले था जी 3 लाख का, उसमें कोई चेंज ना जी। आफ्टर में भी 3 लाख का है। डेटर्स पहले कितने का था? डेटर्स था जी पहले 7.5 लाख रुपए का। तो डेटर्स कितने से घटे जी? 3.5 से घटे, ये 4 रह गए थे जी। कैश पहले था जी 7 लाख रुपए का। कोई चेंज आपका जो कैश में चेंज आया हो जी? कैश में जी, कैश है जी, नहीं पहले 1.5 लाख का था, सॉरी 1.5 लाख का था। कैश में कोई चेंज है ही नहीं जी। बाद में भी इसका मतलब सेम रहेगा बैलेंस आफ्टर, क्योंकि बेटे किसी भी एंट्री में कैश का नाम आया ही नहीं कहीं। 3 और 4 7 और जी एक 8, 8,50,000 सॉरी 8,50,000।
टोटल 3 और 7 10 और जी 1 11 और जी 1 12, बेटे 12 लाख। लो जी फटाफट से इसको पोस्ट करो बैलेंस शीट में। करंट वाले में 8.5 लाख और प्रीवियस वाले में 12 लाख। 8.5 लाख और 12 लाख, 12 और 18 कितने होते हैं? 40। एक और दो नहीं, 12 और 18 तो भाई 30 होते हैं। दो, यस 30,000 होंगे। और इधर ये चलो करंट का बात करें अगर 23 लाख 15, 23 लाख 50,000। अच्छा लास्ट ईयर में नॉन करंट असेट्स में वो भी थे ना, गुडविल और लॉसेस। यस गुडविल भी था, प्रीमियम एक्सपेंसेस भी था बेटे। लास्ट ईयर में ये फिगर 18 की नहीं थी। इसमें क्या क्या चीजें थी? 18। इसका वर्किंग नोट बना दूं क्या? एक नोट नंबर बना देना चाहिए था। चलो वर्किंग नोट बना देते हैं। लास्ट यानी कि मैं कह सकता हूं बिफोर एब्जॉर्प्शन नॉन करंट एसेट्स बना ही लेना चाहिए था हमें। इसका एक नोट बना दे क्या? चलो बना देते हैं। गुडविल पहले था, हाँ जी था, अब है नहीं जी। प्लांट मशीनरी पहले कितने की थी? पहले थी जी 18 लाख की। अब कितने की जी? अब तो ये 15 लाख की है, 3 लाख से गिर गई। अच्छा फिर ये तो हो गया जी टेंजिबल इंटेंजिबल का। फिर बेटे अदर नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स अदर वाली में एक तो आपका आ गया बेटे प्रीमियरी एक्सपेंसेस और एक हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। लो जी बेटा प्रीमियरी एक्सपेंसेस पहले कितने के थे? देखो बाद में तो ये इन दोनों में से कोई नहीं रहा, बाद में तो रहा नहीं, सबको राइट ऑफ कर दिया गया। इससे पहले कितने के थे? पहले थे जी प्रीमियरी एक्सपेंस थे 1 लाख रुपए के और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस था 7 लाख रुपए का। 7 और 1 8 और 2 10 और 18 28 लाख। बेटा प्लीज एक बार इसको नोट कर लो, इसको नोट नंबर 4 दे दो और उसको कर दो नोट नंबर 5। जो करंट एसेट्स का हमारा नोट है उसको नोट नंबर 5 कर दो वापस से, ठीक है? नोट नंबर 4 इसको दे दो प्लीज, इसको नोट करो और बैलेंस शीट में पोस्ट करो। 15 लाख लास्ट वाले में कितना? 28 लाख। मैं करूं? लो जी ये है कितना? 28 लाख लास्ट ईयर वाला, मतलब बिफोर एब्जॉर्प्शन। और ये है बेटे नोट नंबर 4 और ये है नोट नंबर 5। जल्दी करो जी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा है, आगे जो करेंगे वो भी अच्छा रहेगा। बेटे ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। इसमें 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद में जाके अमालगमेशन हो, अच्छा अमालगमेशन नहीं, फिर जाके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा जी। लो जी तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बेटे स्क्रीन पे क्वेश्चन। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं जी। नहीं जूम आउट करना पड़ेगा। पढ़ो बेटे पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ो जी। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दे रखी है दोनों, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दोनों फुल्ली पेड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स पे, जनरल रिजर्व दे रखा है जी, ठीक है जी। ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखी है, दे रखे हैं। असेट्स में फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, जिसके अंदर गुडविल भी है 1 लाख रुपए की, यानी हमें कुछ नहीं बोलेगा तो हम राइट ऑफ करेंगे ना गुडविल, वो भी दे रखा है हमें 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डेटर्स, बैंक बैलेंस, कोई भी हमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दे रखी, सिर्फ इंटेंजिबल एसेट दे रखी है बेटा।
जरा ध्यान से, बैलेंस शीट कौन सी डेट की है हमारे पास? 1 अप्रैल की। किसकी? बीमा लिमिटेड। किसके बेटा? बीमा लिमिटेड की। आओ मैं क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट तुम्हें दिखाता हूँ। फोटो लेते रहना क्वेश्चन के। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट आपके सामने। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रेफरेंस डिविडेंड का जो एरियर्स है वो हमें क्वेश्चन दे रखा है। कितने के हैं? 66,000 रुपए के। बैलेंस शीट में है क्या? भाई जब बैलेंस शीट में नहीं है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। खैर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड अपॉन फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 13% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में, 100 वाले। और इस रिगार्डिंग 80% जो ड्यूज है उनका डिविडेंड कैरियर्स के साथ में। अच्छा जी, फिर बाकी का जो ड्यू है बैलेंस, फॉर द बैलेंस 50% जो है पेड अप वो इशू की जाएगी। बेटे ध्यान से, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को 80% का पेमेंट कर दिया जाएगा इन वाले ड्यूज का, जो भी इनके ड्यूज है वो ड्यूज जिसमें प्रेफरेंस का डिविडेंड भी शामिल है, एरियर्स भी। बेटे वो पहले बैलेंस शीट में था नहीं, मैं कह सकता हूँ वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह डील हो रहा है। हाँ जी, तो जितना पार्ट उसका पेबल है ओनली दैट विल बी कंसीडर्ड, ओनली दैट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है जी। अच्छा, और जो नहीं है पेबल उसकी बात ही नहीं कर रहे, कह रहे फॉर द बैलेंस कि बाकी का जो हिसाब किताब है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जो बाकी का हिसाब किताब है उसकी बात अगर हम करें, क्या कह रहे बाकी वालों को 50-50 रुपए के पेड अप इशू कर देंगे शेयर्स, इक्विटी शेयर दे देंगे वो भी। ऑथराइज कैपिटल कंपनी की परमिट है कि भाई उसना शेयर्स हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि इम्प्लाइड है कि क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो शेयर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स जो है उनको उनकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाएगा, वुड बी रिड्यूस टू ₹50 पेड अप। जो इक्विटी शेयर्स है उनकी वैल्यू को ₹50 पेड अप में रिड्यूस कर दिया जाएगा। ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे द बैलेंस इन कैश। कह रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर जो है तो कितने कितने रुपए के थे वो बेटे 100 रुपए के थे। पता है उनकी वैल्यू को कितना गिरा दिया गया? 50-50 रुपए तक लिया है। सर क्या इन वाले शेयर्स की भी बात कर रहे हैं जो पॉइंट नंबर 1 में इशू है? ना जी, क्या बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स सिर्फ वो वाले बात की गई है जो पहले से है। कैसे पता चला? मैंने कहा इसमें जब तक ये नहीं कहेगा कि इन वालों के लिए भी हम ये बात कह रहे हैं, जैसे अक्सर क्वेश्चन में देता है, तो तब तक हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे वो एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं जी, कि पुराने वाले इक्विटी शेयर्स जो 7.5 लाख रुपए के हैं, जो 100 रुपए के पेड अप है, उनको आधे में कन्वर्ट कर दिया गया 3.75 में। कह रहे फिर क्या कहते हैं, गुडविल हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू। कह रहे गुडविल की वैल्यू खत्म है। हाँ तो ठीक है, एंड इज टू बी रिटन ऑफ फुल्ली, और पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा, उसको पूरा राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई लाइन ना लिखी होती तो हम क्या करते, यही काम कर रहे होते। इन्वेस्टमेंट्स आर टू रिफ्लेक्ट एट दियर मार्केट वैल्यू ऑफ 30,000। कह रहे इन्वेस्टमेंट जो है उनको मार्केट वैल्यू पर रिफ्लेक्ट करना है। भाई इन्वेस्टमेंट पहले कितने के हैं बुक्स में, चेक करो, अभी जो क्वेश्चन का पिछला पार्ट दिखाया था 20,000 के। कह रहे उनकी मार्केट वैल्यू कितने की है? 30,000 की। कह रहे तो ठीक है, उसकी वैल्यू एनहेंस कर देनी है हमें, फिर इसका मतलब 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी। डिफरेंस कहां पे जाएगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। क्या कहता है जी, ऑब्सोलेट आइटम है एक स्टॉक के अंदर, स्टॉक के अंदर कुछ ऑब्सोलेट मतलब बेकार आइटम है, पुराना, जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, ऑब्सोलेट, वो अब मार्केट में एज पर ट्रेंड नहीं है। कह रहे 50,000 रुपए का है, कह रहे उसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू गिरा देंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू स्टॉक। बैड डेट्स है टू द एक्सटेंट ऑफ 5% टोटल डेटर्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर। बेटे प्रोवाइडेड फॉर बोला है, ठीक है ना, इसका मतलब वो प्रोविजन बनाना है, तभी आप उसको बैड डेट्स कर दो। ठीक है जी, अगर ये प्रोवाइडेड फॉर वर्ड नहीं लिखा होता तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको बैड डेट्स की तरह राइट ऑफ कर रहे होते हैं डेटर्स को। फिक्स एसेट्स टू बी रिटन डाउन बाय। बेटे फिक्स एसेट्स की वैल्यू 1,50,000 से गिरानी है, ठीक है। कह रहे ये स्कीम बनाई गई उसमें जिसमें ये सब बातें हैं। देखो ऊपर लाइन क्या लिखी है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड अपॉन दिस स्कीम। बेटे ऐसे तो पता नहीं सपने देखते रहो, जब तक उस पे कोर्ट की अप्रूवल नहीं लग जाएगी, जब तक उस पे कंसर्न पार्टी की अप्रूवल नहीं लग जाएगी, तब तक उस स्कीम का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगली लाइन लिखी हुई, द स्कीम वाज ड्यूली अप्रूव्ड एंड पुट इनटू इफेक्ट, और वो स्कीम इफेक्ट में लेके आए। कह रहे कंपनी ने बिजनेस उसके बाद में किया, अगले 6 महीने तक किया, ठीक है, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन ये है जी, प्रॉफिट ये है जी,
हाफ ईयरली जो वर्किंग रिजल्ट है उसमें डेटर्स और स्टॉक पर कैश पर ये चेंज आया जी। आपसे कह रहे हैं एक तो आप क्या काम करो, सबसे पहली बात रिकंस्ट्रक्शन करो, रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्री करो, फिर उसके बाद में सिंगल एंट्री का चैप्टर आता है हाँ जी, कि 6 महीने की ट्रांजेक्शन को ऐड बैक करके आप उसकी 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट भी बना करके दिखाइए 30 सितंबर की। देख रहे हो बेटे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे ना फर्स्ट ग्रुप का भी पार्ट पूछ रहा है सिंगल एंट्री वाला, कह रहा है तुम सच्ची बताओ तुम खाली डायरेक्ट सेकंड ग्रुप में तो नहीं आए हो। तो बेटे ध्यान से अब हमें क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली डील करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के दो पार्ट है जी। पहला पार्ट है जनरल एंट्री जिसमें हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन वाली एंट्रीज की। इन द आंसर लिखो, आंसर 25। बेटे नंबरिंग में इसलिए डाल रहा क्योंकि सिलेक्टेड पार्ट में आपका करा रहा हूं, ठीक है। नंबरिंग तभी अच्छी लगती है जब हम लोग कर रहे हो एक सिस्टमेटिकली, एक क्वेश्चन एक बुक को फॉलो कर रहे हो प्रॉपर्ली। हम तो सारी बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ बीमा लिमिटेड, बेटे ये कौन सी कंपनी है, बीमा लिमिटेड। बीमा लिमिटेड में सबसे पहला काम हम कब कर रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल। क्या ईयर हमें बताया है, नहीं बताया, तो कोई बात नहीं। वैसे हमारे एग्जाम में तो 2020 आएगा ना, तो मैं वही डाल रहा हूँ फिलहाल, ऑन अप्रैल 1। जिनके में 2021 आएगा वो 2021 डाल लेना बेटे, हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास बाद में देख रहे हो, है ना। ऑन 1 अप्रैल 2020 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जनरल एंट्रीज। लो जी, नंबर 1 पॉइंट, और कितने पॉइंट है जी, पॉइंट वाइज करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले वाली एंट्री, चलो जी फटाफट से करो जल्दी। हाँ जी, क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% प्रेफरेंस 30% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इन रिगार्ड्स टू 80% ऑफ ड्यूज एंड बैलेंस ड्यूज क्या वो 50%, वो 50 रुपीज उसमें कर देंगे। सबसे पहली बात बेटे, सबसे पहली बात इनके ड्यूज क्या हैं भाई, कैपिटल है हाँ जी, तो हम एक काम करते हैं, क्या नाम है इनका, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई साहब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल का तो ड्यू आप कर ही रहे हो सेटल, आप उसका प्रेफरेंस डिविडेंड का भी ड्यू सेटल करोगे। बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड का जो ड्यूज है वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हम उसमें डायरेक्ट किसको डेबिट करेंगे, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। किसी को दिक्कत हो इसमें इस एंट्री में तो मैं आपको बता दूं, वो पहले एक एंट्री कर ले। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो दो एंट्री थोड़ा बनाएंगे एग्जाम में। क्या, एक तो जी कैपिटल का ड्यू, कैपिटल का ड्यू, कैपिटल के ड्यूज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं ऐसे नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि भैया एक तो अपने कैपिटल के पैसे बताओ कितने हो गए, क्या कह रहे हो 3 लाख रुपए हो गए, अच्छा नंबर एक बात। दूसरा तुम हमें बताओ कि तुम्हारा डिविडेंड के पैसे कितने हो गए, जो बुक्स में नहीं था बेटे, ध्यान रखना प्रेफरेंस का डिविडेंड का एरियाज बुक्स में नहीं थे। तो बुक में नहीं थे तो हम क्या करेंगे, पहले हम बुक में रेज कर लें, रिवैल्यू कर लें लायबिलिटी को, एक तरह से रिवैल्यू कर दें। यस, तो हम एंट्री क्या करेंगे भाई, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितने का है, 66,000 है ना, हाँ 66,000। पहले हमने क्या किया, इस लायबिलिटी को बुक्स में ले आए, रिवैल्यू किया, फिर हमने देखा भैया ये बताओ ये लायबिलिटी पेमेंट किसको करनी है, कह रहे प्रेफरेंस डिविडेंड जो है उसको वापस से डेबिट करो और किस में डाल दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दो कि भैया तुम्हें ओवरऑल जो देना है वो कितना है। एक तो ये वाला पार्ट है जो देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और एक ये वाला पार्ट है जो देना है। मैं कह सकता हूँ जी टोटल 3,66,000 देने हैं, हाँ जी। तो मैं जो अब कर रहा हूँ, मैं इस इन दोनों को कट करके मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ। अनरिकॉर्डेड प्रेफरेंस डिविडेंड को रिकॉर्ड करने के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ बेटे कंपाउंड। एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर।
और कैपिटल वाले पार्ट के लिए कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 66,000। तो मैं इकट्ठा ड्यू कर रहा हूँ इनका जी, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,66,000। बेटा आई होप आपको ये बात ओके होगी। आइए जी सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पॉइंट नहीं सेकंड नहीं, अभी तो फर्स्ट वाले पे ही है। कह रहे सुन लो, ये जो ड्यूज है, हाँ जी, उसका जो 80% ड्यूज है, हाँ जी, उसको तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिबेंचर दे रहे हैं। तो बेटे लो इसके ड्यूज को सेटल करो। अभी सेकंड पे नहीं गए, अभी हम इसी एंट्री पे, इन्हीं के ड्यूज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट के ही ए और बी पार्ट हमने कर लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जी, हाँ जी बताओ तुम्हारे ड्यूज कितने के हैं? कि हमारे ओवरऑल ड्यूज हो गए 3,66,000 के। अच्छा, तो इसका जो 80% है उसमें हम क्या देंगे तुम्हें? डिबेंचर्स देंगे। डिबेंचर्स का नाम क्या होगा जी? 13% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। कितना जी? 3,66,000 का 80%। लो बच्चों, जो जो रिकॉर्डेड में देख रहे हो उसको बेटे फटाफट से निकालो। 3,66,000 का 80% हो गया 2,92,800। 2,92,800। बेटे 20% जो है उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल। 3,66,000 का 20% हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी बेटा 73,200। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है? इक्विटी शेयर्स वुड बी रिड्यूस्ड। अब देखो ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने की कोई अलग से एंट्री तो होती नहीं, वो तो बुक्स में लिखना है बस, नोट्स अकाउंट्स में। हाँ जी, तो सेकंड पॉइंट पे सीधा, इक्विटी शेयर्स वुड बी रिड्यूस्ड टू शेयर्स ₹50 पेड अप। पता है बेटे 100 रुपए का फुल्ली पेड अप है और इनकी नॉमिनल वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और क्योंकि ग्लास पूरा फुल है, फुल्ली पेड अप है, इसलिए पेड अप अपने आप कम हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले सारी की सारी इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो। कितने की है जी? ये है जी 7,50,000 की। पता है बेटे 7,50,000 में क्या है? 75,000 इक्विटी शेयर्स हैं इनटू 100, सॉरी 7,500 इक्विटी शेयर्स हैं। 7,500 इक्विटी शेयर्स हैं बेटे 100 वाले, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की जी? 50 रुपए की। 7,500 इंटू 50, मैं कह सकता हूँ जी 3,75,000। और बाकी का जो पोर्शन है वो कहाँ गया बेटा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। बचा हुआ 3,75,000। नंबर थर्ड, ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे द बैलेंस इन कैश। बेटे क्या हुआ? बाकी का पोर्शन उन्होंने कहा कि हम लोग ना कैश में भी दे देंगे। और ध्यान रखना आपकी बार क्या लिखा हुआ है? ऑल। कह रहे ऑल इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। कह रहे बाकी का पोर्शन भी वो कैश में दे देंगे। बताना जरा बाकी का पोर्शन कितना है जी जो कैश में देंगे? अच्छा, इन्होंने खाली पेड अप वैल्यू घटाई है। ठीक है जी बेटे, इन्होंने खाली पेड अप वैल्यू घटाई है, इन्होंने नहीं घटाई है फुल्ली, क्योंकि कन्वर्ट करने को नहीं कहा ना, तभी तो उन्होंने बाकी का पोर्शन कैश में मांगा। तो मैं कह सकता हूँ 7,500 इंटू 50 रुपीज इनसे सिर्फ पेड अप का कंट्रीब्यूशन कराया। क्या करवाया? सिर्फ और सिर्फ पेड अप का कंट्रीब्यूशन कराया। 3,75,000 का कंट्रीब्यूशन करा लिया, और कहाँ डाल दिया इनको? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में। बेटे ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि बाकी के 50 रुपए हमने कैश मांग लिया, बाकी का पैसा कैश में मांग लिया। वो कब होगा? जब शेयर्स पूरा का पूरा 100 रुपए का रहेगा। और क्वेश्चन में बोला है साफ साफ क्या?
कि इक्विटी शेयर्स वुड बी रिड्यूस टू शेयर्स ऑफ। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब वाले। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, लेकिन अगली जो लाइन है वो तभी सही मानी जाएगी जब पहले वाली लाइन का हम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली उसको ढंग से अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर ले। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन ने कहा है कि इक्विटी शेयर्स वुड बी रिड्यूस टू शेयर्स ऑफ। अब ऑफ का मतलब तो क्या होता है कि कितने रुपए की फेस वैल्यू, कह रहे 50 रुपए की फेस वैल्यू वाले पर ईच पेड अप, ये कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये लाइन आती है इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे बैलेंस इन कैश, भाई टोटल 100 रुपए का शेयर था, तुमने 100 वाले शेयर को 50 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 50 उनसे कंट्रीब्यूशन करा लिया। तो यहां तक तो ऐसा लग रहा है कि भाई उनको कन्वर्ट कर दिया गया, नई वाली उसकी कन्वर्जन वैल्यू है, नई फेस वैल्यू उनकी दी गई। लेकिन यहाँ पर जब ये लाइन लिखी ना, ऑल इक्विटी शेयर्स एग्री टू पे द बैलेंस, क्यों भाई? जब 100 रुपए वाला शेयर पहले फुल्ली पेड अप था, 50 का तुमने कंट्रीब्यूशन करा लिया और 50 तक का उनका शेयर बना दिया ऑफ मतलब वाले, तो फिर तो फुल्ली पेड अप है, फिर तो आपको कुछ लेना बनता नहीं है। लेकिन ये जो लाइन ये यहाँ पे आ गई, एग्री टू पे द बैलेंस इन कैश, इसका मतलब क्या है? ये जो ऑफ लिखा था ना, इसका सेंस ही इन्होंने चेंज कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो शेयर्स है वो 100 रुपए वाला ही रहा, उससे खाली 50 रुपए का पेड अप वैल्यू का कंट्रीब्यूशन कराया गया और बाकी का 50 रुपए उससे फिर से मांग लिया गया। इसलिए बेटे हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी होगी वो पेड अप के कंट्रीब्यूशन वाली करनी होगी, अदरवाइज ये कन्वर्जन में आता। कह रहे नाउ ऑल। अब ऑल का मतलब क्या है? ये वाले भी और वो वाले भी। लो जी, कौन कौन से? एक तो जी ये वाले जो 7500 अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, एक वो जो पिछले वाले हैं। पिछले वाले कौन से? ये वाले, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अभी इशू हुई ना इनकी। हाँ जी भाई, कितने कितने वाली है? 73,200 है डिवाइडेड बाय 50, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की, तो बेटे 73,200 को जरा करना 50 से डिवाइड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर इशू किए गए? 1464 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50। बेटे ऑफ तो मैं फिर गलत बोलूंगा कि ऑफ तो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑफ तो 100 ही रहना देना है हमें, तभी तो बात 50 की बैलेंस अनपेड आएगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं ऑफ ना लिखकर मैं लिखूंगा एट द रेट ऑफ 50। ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो हमें सेंस को सही ढंग से समझना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही ढंग से यहाँ पे पकड़ना होगा। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे वो यहाँ तक का पार्ट एक बार प्लीज रिपीट कर ले, ठीक है? तो 7500 ये वाले प्लस 1464 ये वाले, कितने हो गए? टोटल हो गए बेटे 8,964। अब इतने शेयर्स पर आप कह रहे हो कि हम बैलेंस पार्ट मंगा लेंगे। बैलेंस तभी बनेगा जब 100 वाली वैल्यू 100 वाली रहने दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ 50 रुपए है जो अभी हमारे से कंट्रीब्यूशन कराया गया। आओ जी, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 8,964 इंटू 50 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें सारे शेयर्स आ गए 8,964 इंटू 50। कहीं ना कहीं मैं अगर देखूं तो लैंग्वेज बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ पर। 448,200 448,200। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 के बाद में अब बेटे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 आपके लिए मैंने स्क्रीन पे फ्रीज कर दिया ताकि आप नोट कर सकें। मैं चल रहा हूँ जी पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 कहता है गुडविल जो है उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, उसको राइट ऑफ कर दो। इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 रुपए के रह गए मात्र, जो पहले कितने के हुआ करते थे बैलेंस शीट में? अच्छा, वो 20,000 के हुआ करते थे, इनकी तो वैल्यू बढ़ गई। ऑब्सोलेट आइटम है 50,000 का, उसको राइट ऑफ कर दो स्टॉक का। लो जी बेटे पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। ये अब एक काम करते हैं, जो जो असेट्स गिर गई उनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। बेटे कौन कौन से असेट्स गिर गए बताओ, किस किस की वैल्यू? एक तो जी गुडविल की, कितने की? 1,00,000 रुपए की, पूरा का पूरा, ठीक है जी। फिर और किसकी जी? स्टॉक है जी, स्टॉक की वैल्यू जी 50,000 रुपए से गिर गई। और क्या है बेटा? फिक्स असेट्स है, फिक्स एसेट्स को 1,50,000 रुपए से कम कर दिया गया, रिटर्न ऑफ बाई। टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, देखो बेटे डेटर्स कितने के हैं?
निकालो जी, डेटर्स कितने के हैं और उसमें 5% निकालो जी। डेटर्स है जी 1,54,500, कोई चेंज वैल्यू में ना जी, तो इसका 5% सीधा सीधा कर दो, 1,50,000 ना ना कितने के, 1,54,500, 1,54,500 का सीधा सीधा बेटे 5%, 7,725 का हमने प्रोविजन बना लेना है बेटे, 7,725 का प्रोविजन बनेगा। नेक्स्ट और देखो जी क्या है बेटे, बस तो घटने वाली चीज तो यही है, फटाफट से टोटल कर दो। यानी कि बच्चों 3,07,725 की तो आएगी असेट्स की वैल्यू में गिरावट। वैल्यू बढ़ी भी है एक चीज की, आप ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ₹10,000 से इनकी कीमत बढ़ी थी जी इन्वेस्टमेंट की, तो उस वैल्यू एप्रिसिएशन को भी हम बुक्स में ले आए। नेक्स्ट और क्या बचा, बस हो गया स्कीम का सारा काम। हाँ तो बेटे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का एक बैलेंस भी आएगा, उसको और देखना पड़ेगा, और तो कोई नहीं है, शेयर होल्डर का कोई कंट्रीब्यूशन वो तो हो चुका जी। लो जी, फिर एक काम करो फटाफट से इस एंट्री को बनाएंगे, लेकिन रुक के जरा पहले एक वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तुम्हारा जो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है उसमें कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट आ रहा है। डेबिट आ रहा है तो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, गुडविल में, और क्रेडिट आ रहा है तो कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में। लो बेटा जी बच्चों फटाफट से ट्रांसफर करो। पोस्टिंग करो बेटे सारी सारी, 1 पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट से उठा लो, ए और बी में से। हाँ जी, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 66,000, 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 66,000, 66,000। बाई इक्विटी शेयर होल्डर 3,75,000, बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स 3,75,000। नेक्स्ट है आपका टू गुडविल, टू स्टॉक, टू फिक्स एसेट्स और टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बेटा गुडविल है कितना, 1,00,000 की, और स्टॉक 50,000, 1,50,000 की फिक्स एसेट्स और 7,725 का की रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बाई इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी 10,000। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटे टोटल किधर का जाता है, उधर का 385 है, इधर का कर लो लेफ्ट वाला 66,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000 यानी 2,00,000 प्लस 7,725। इधर का टोटल है जी 3,73,725 और उधर का हो गया 3,85,000, क्योंकि उधर का ज्यादा है तो इधर की जो डिफरेंस आ रहा है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। 3,85,000 11,275 बेटे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट बैलेंस है। करो बेटे इसकी पोस्टिंग। कैपिटल याद है ना, लास्ट वाली एंट्री बची हुई है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ₹11,275, ₹11,275। बेटा एक काम और कर लेना, एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लेना। क्यों सर, और क्या करना है, होता क्या है कि हम लोग ना बिना ओपनिंग बैलेंसेस हाथ में लिए और सीधा क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल हमें होनी चाहिए। वर्किंग नोट में पहले वो बैलेंस शीट बना लो, चाहे उसको बिना शेड्यूल थर्ड के फॉर्मेट बना लो, लेकिन उसको बना जरूर लेना।
ठीक है, तभी कोई बात आगे करना। तो हम जब कर ही रहे हैं तो फिर ढंग से कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 शेड्यूल 3 में बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 अपडेटेड वैल्यू के साथ में। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से बैलेंस शीट एक रफ फॉर्मेट में खींच लो, जिससे कि आपको बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ये कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल को ही हम लोग बना रहे हैं। क्या हम प्रीवियस ईयर करंट ईयर की चक्कर में मत पड़ो, हमें तो बस ये बना क्यों रहे हैं, ताकि हमारे हाथ में ओपनिंग बैलेंस शीट रहे। तो जी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, एक तो जी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, हाँ जी। फिर हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हाँ जी। फिर हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज के हिसाब से क्या क्या बैलेंस है जी, जरा देखते रहना। हाँ नहीं, फिर तो हमारा जी रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है जी एक तो, और एक अभी अभी जनरेट हुआ है कैपिटल रिजर्व। हाँ बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना हम इसको ट्रांसफर कर देते। एनीवेज, फिर क्या है हमारा जी नॉन करंट लायबिलिटीज में, है ही नहीं नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं हमारी। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है बस। एक यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ बेटे जनरल रिजर्व भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम है 12,000 का, जनरल रिजर्व है 80,000 का, कैपिटल रिजर्व अभी जनरेट हुआ कितना, 11,275 का अभी अभी जनरेट हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल पता है आपको, ये रीडिजाइन हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी हो गई है, अभी जो नए शेयर्स हुए थे हमारे कितने हो गए थे, 8,964, 8,964 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 8,964 बेटे प्रेफरेंस शेयर्स की बात करो। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या चेंज आया था, प्रेफरेंस शेयर्स तो क्वेश्चन में थे ही नहीं। हाँ नहीं थे, 3 लाख के थे। 3 लाख का हमने 80% के लिए इक्विटी शेयर इशू किया था, सॉरी 20% के लिए, और 80% के लिए नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई थी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब यहाँ पर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, नाम क्या है जी इनका, 13% डिबेंचर्स। और ये कितने रुपए के जनरेट हुए थे जी, अभी जन एंट्री हमने की थी, ये थे जी 2,92,800 के, 2,92,800। बेटे एंट्री देख लेना, आपने जन एंट्री से ही करना है, 2,92,800। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाकी बची क्या ना जी, उनका नाम भी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया था, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब तो रही नहीं। ठीक है जी, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब नहीं रही, वो क्वेश्चन को प्यारी हो गई। अच्छा फिर देखो जी सन्ड्री क्रेटर्स, क्रेटर्स में कुछ चेंज आया है क्या, क्रेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज आया है क्या, नहीं आया जी। तो क्रेटर्स जितने के थे बेटे उतने के ही रहे। क्रेटर्स कितने के हैं जी, बेटा जी क्रेटर्स है हमारे 3,75,000 के, तो वो 3,75,000 के ही बने रहे। ये हो गया जी हमारा टोटल। फिर है हमारी असेट्स, असेट्स में बात करो जी, क्या गुडविल की वैल्यू है, ना जी ना, कुछ भी नहीं है, वो तो खत्म हो गई ना सारी की सारी है। नहीं गुडविल तो है। अच्छा 1,00,000 हमने राइट ऑफ नहीं की क्या, हाँ कर दी ना, तो गुडविल तो हमारी है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं जी, इन्वेस्टमेंट तो जी बढ़ गए थे, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने मान लिया। नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 30,000 के हो गए। बेटे करंट एसेट्स में आपका स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, फिर आपका डेटर्स, डेटर्स है तो वहां पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी आपकी जनरेट हुई अभी अभी। फिर यहाँ पर आउटर कॉलम में आ गया आपका बैंक, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो जी स्टॉक की बात करो, स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज आया है क्या अभी,
स्टॉक की वैल्यू में, हाँ जी 50,000 से कम हुआ है जी। स्टॉक कितने का था जी पहले? पहले था जी 2 लाख का, 50,000 से कम हो गया, यानी कि 1,50,000 का रह गया। नेक्स्ट डेटर्स कितने के थे जी? 1,54,500 के थे। इस पे कोई प्रोविजन बनाई है ना अभी? 7,700 कुछ की, 7,725 की प्रोविजन है जी। 7,725 की प्रोविजन है, तो घटाना चाह रहे 1,54,500 माइनस 7,725 की, 1,46,775 की। बैंक की बात करो, बैंक ओपनिंग में कितना क्या था? बैंक था जी 62,500 का था। कोई और चेंज आया? हाँ जी, इक्विटी शेयर होल्डर वाले, जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो पैसे लेकर के आए 4,48,200 का, प्लस 4,48,200 ये लेकर के आए बेटे। 62,500 प्लस 4,48,200 कितना हो गया जी? 5,10,700। इसका टोटल हो गया 8,37,475। जरा उधर देखना, टोटल ऊपर वाला उसका कुछ गड़बड़ है क्या? फिक्स एसेट्स रह रही है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के अलावा जो फिक्स एसेट्स है बेटे वो भी तो रह रही है भाई। 10,80,000 में से 1 लाख तो गुडविल थी, बाकी की फिक्स एसेट में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। यानी बेटे 9,80,000 की हमारी फिक्स एसेट तो रह ही रही है। 9,80,000 की हमारी फिक्स एसेट तो रह ही रही है, उसको भी जोड़ो जी। 8,37,475 प्लस 9,80,000, यानी कि दोबारा से लिख दूं काट के? मैं लिख देता हूँ 18,17,475 टोटल। उधर ऊपर वाला टोटल करो, 8,96,400 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 11,275 प्लस 2,92,800 प्लस 3,75,000। हाँ जी, उधर का जो टोटल, 1 मिनट, 9,80,000 को बेटे इसमें 1,50,000 बेटे डाउन भी तो किए थे, इसको भी ठीक करो। 1,50,000 हमने इसमें से राइट ऑफ किए थे, तो अपडेटेड वैल्यू कितनी है? 980 माइनस 1,50,000 बेटे 8,30,000 की है बच्चों। ये कितने की है? 8,30,000 की। अब करो जी टोटल कितना आएगा, और तो कोई चेंज नहीं है। 8,30,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस जो 1,46,775 प्लस 5,10,700 टोटल हो गया जी 16,67,475। जरा ऊपर वाला टोटल करना बेटे, 8,96,400 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 11,275 प्लस 2,92,800 प्लस 3,75,000 बेटे। ऊपर का टोटल भी सेम है, 16,67,475। तो आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि हमारे पास में ना हमारी ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे हाथ में हो। इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो हमारी बैलेंस शीट है बेटे वो ये है, और इसी में ही हम वो 6 महीने की ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करेंगे, जिसके बाद में हम सितंबर वाली डेट पर पहुंचेंगे, तब हम उसकी बैलेंस शीट बना पाएंगे अपडेटेड। आइए जी, तो अब हमें बनानी है 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट। 6 महीने के बाद वाली बैलेंस शीट का मतलब है सीधा सीधा बेटे सिंगल एंट्री का पार्ट यहाँ पर शुरू हो गया। और देखो 6 महीने में बस 2-3 का चेंज है, 2-3 चीजों का चेंज है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं दोबारा से बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लेता हूँ जी। लो जी, अब कर बेटे साफ साफ। तो अगर मैं बात करूं, हमें चाहिए कौन सी डेट की बैलेंस शीट भाई? क्वेश्चन है जो हमसे मांगा है, आफ्टर 6 मंथ, है ना? आफ्टर 6 मंथ। तो ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर जो हेडिंग रखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड वर्ड तो आएगा ही आएगा, एज एट कौन सी डेट है बेटे? सितंबर, ठीक है ना?
आफ्टर 6 मंथ, क्या नाम है कंपनी का? शिवा है ना शायद, ये पिछले बीमा, बीमा लिमिटेड। तो यहाँ पर जो हेड डालेंगे इसमें कौन से डालेंगे? आफ्टर 6 मंथ एंड बिफोर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ, बिफोर 6 मंथ, पार्टिकुलर्स। बेटे यहाँ पर अब प्रॉपरली हेड डाल के करना, यहाँ पे हेडिंग डालो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, बी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, डी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारी बैलेंस शीट का, दैट इज व्हाट? दैट इज असेट्स। एक होगा जिसमें नॉन करंट असेट्स, बी होगा हमारा करंट असेट्स। हाँ जी शुरू करें। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5। कॉन्टीन लायबिलिटी डाल के छोड़ दो, वैसे इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी, इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर क्योंकि फॉर्मेट में तो डाल देना चाहिए। लो जी, नोट नंबर 1, ध्यान रहे हम लोग जो बना रहे हैं बैलेंस शीट वो कब बना रहे हैं? आफ्टर 6 मंथ। क्या इन 6 महीनों के दौरान, क्या इन 6 महीनों के दौरान कोई चेंज आया बेटे कैपिटल में? नहीं आया जी, कोई चेंज नहीं आया। तो मैं कह सकता हूं जी यहाँ पर जो कैपिटल है वो सेम रही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, सिर्फ प्रॉफिट में चेंज है, डेप्रिसिएशन की बात है, डेटर्स में चेंज है, कैश में चेंज है, स्टॉक में चेंज है, और तो कुछ चेंज नहीं है। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी सेम रही थी जो पहले थी, और बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो और दूसरा हमारा क्या बचा? रिजर्व एंड सरप्लस। लो जी, तो मैं फटाफट से कैपिटल को लिख दूं पहले। 8,96,400 जो थी वो 8,96,400 ही बनी रही। मेरे साथ साथ करते चलेंगे, आगे नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट इक्विटी के बाद में बेटे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस है ही नहीं, ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। जनरल रिजर्व में कोई चेंज आया क्या? इसमें कुछ भी नहीं लिख रखा, इसका मतलब जनरल रिजर्व एज इट इज रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है जी, जो था पहले कितने का 12,000 का वो एज इट इज 12,000 का रहा। कैपिटल रिजर्व में कोई चेंज नहीं है जी, जो रिकंस्ट्रक्शन के बाद में जनरेट हो गया था 11,275 का 1 अप्रैल को, वो ऐसा का ऐसा ही आज भी रहेगा 6 महीने के बाद। एक चीज में चेंज आएगा बस, प्रॉफिट एंड लॉस, जो एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस अभी जो हम लोग निकालेंगे आफ्टर 6 मंथ, ये है जो अब हमें डालना है। तो करें फिर इसकी, आओ। क्या मैं इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स वाला नोट बनाऊंगा? नहीं जी, ये तो भाई बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स हैं, मैं इसके लिए बनाऊंगा एक वर्किंग नोट।
बेटे एक वर्किंग नोट बना लेते हैं एसओपीएल का, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। वर्किंग नोट नंबर 1, अच्छा वर्किंग नोट नंबर 3 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, वर्किंग नोट नंबर 1 इसका। हाँ जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हाँ जी, और बेटे बैलेंस शीट बनाए फटाफट से। बैलेंस शीट में हमने बनाया था क्या बनाया था कि हमने शेयर होल्डर फंड्स, यहाँ पे एक रह गया बस पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, है ना। तो ओपनिंग में तो कुछ था नहीं, अभी देखते हैं क्या आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस। आइए जी फटाफट से देखें, बनाओ बेटे पीएनएल, इसका 6 महीने का पीएनएल। क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है 80,000 का। पढ़ो बेटे, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कंपनी कैरिड ऑन ट्रेडिंग for 6 months and after writing of depreciation on the revised value of fixed assets at the rate of 20% per annum, ठीक है, एंड मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 80,000। यानी बेटे सब कुछ काम करने के बाद में ये जो प्रॉफिट है 80,000 का प्रॉफिट आया। लो जी, सारे काम निपटाने के बाद का प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000 का प्रॉफिट, यानी कि इसमें हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन निकलाया दे रखा है। और कोई चीज ऐसी ना जी, जरा इसका टोटल करना फटाफट से, कितना हो गया जी। आओ बेटे, हाँ जी टोटल करो बेटे इसका फटाफट से, कितना हो गया, 4 2 6 और कितना हो गया, 4 और 2 6, 675, 1 और जी 2 3 और 6 9, 1 और 2 3 और 6 9, 8 और जी 1 9 और जी 1 10 और जी 18 और जी 9 27, 2 और 8 10। पहले वाले का करो बेटे, 4 और 2 6 7 5, 1 और 2 3 और 6 9, 1 और जी 1 2 और 8 10 और 9 19, 1 और 8 9, टोटल करो जी। हाँ जी लिखो बेटे इसे बैलेंस शीट में। प्री वाले आप लिखना है ना, मैं ये वाले करता हूँ। 10,79,676, 10,79,675। बेटे प्री वाली आप खुद भर लेना। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग द अलॉटमेंट कुछ नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगी। जरा जरा देखे तो सही, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या लिखा है बेटे। नॉन करंट लायबिलिटीज में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वही डिबेंचर ही आने हैं। चलो जी बना देते हैं, जब लिखी जाए तो। नोट नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटीज 13% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स 2,92,800, 2,92,800। $2,92,800। लो बेटे 2,92,800 करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। जरा बेटे फटाफट से लिखो करंट लायबिलिटीज। आओ जी नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। हाँ जी, तो नोट नंबर 3 में फटाफट से लिखो बेटे क्या क्या चीजें हैं। प्रीवियस ईयर की खुद लिखेंगे आप, करंट ईयर की मैं लिखूंगा, मतलब आफ्टर 6 मंथ वाली मैं लिखूंगा। लो जी क्या है जी इसमें सिचुएशन भाई। करंट लायबिलिटीज नोट नंबर 3 है हमारा, करंट लायबिलिटीज। इसमें कौन कौन सी चीजें आनी है, अपनी बैलेंस शीट देखो। सिर्फ क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटे हमें 6 महीने के बाद के क्रेडिटर्स पता है क्या? नहीं जी, अब हमें क्रेडिटर्स निकालने होंगे। ठीक है, मैं रुक गया इस वाले को, अभी रुको, अभी रुक के करेंगे। नोट नंबर 4 पे आइए, असेट्स की बात करते हैं। जो जो इतने निकाल सकता है पहले उसे निकालिए। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 है हमारा जी नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट असेट्स बेटे उसमें क्या क्या चीजें हैं बच्चों।
उसमें क्या क्या चीज है फटाफट से देखो बेटे। सबसे पहले तो है आपका जी टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट्स ओपनिंग में कितने का था? 1 अप्रैल को 8,30,000 का था जी। पता है इस पे डेप्रिसिएशन लगा, माइनस डेप्रिसिएशन, वो भी 6 महीने का। और पता है डेप्रिसिएशन का रेट क्या था बच्चों? डेप्रिसिएशन का रेट था 20% पर एनम। मतलब मैं कह सकता हूँ 6 महीने का 10% लगा होगा 83,000। भाई 6 महीने का तो ये लगा होगा ना 83,000। लो जी घटाओ जी, 10 में से 3 के बचे 7 और 12 में से 8 के बचे 4, 7,47,000 की तो बच गई बेटे टेंजिबल फिक्स एसेट्स। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई वैल्यू में चेंज आया क्या? नहीं आया जी, नहीं आया। वो एज इट इज है। कितना? 30,000। गुडविल थी नहीं जी, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ो जी बेटे। इसका तो यही हो गया टोटल। कितना हो गया? 4 3 7 777,000। लो जी मैं इसको लिख दूं सीधा बैलेंस शीट में। यस, आओ बेटे लिखें इसे बैलेंस शीट में। लो जी हमारी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स भी आ गई 777,000। अब तो बस दो चीज रह गई, एक तो करंट एफडीज प्रोविजन और एक हमारी करंट एसेट्स। ये हो जाए तो हमारी बैलेंस शीट पूरी हो जाए। आइए जी नोट नंबर 5 पे चलते हैं। नोट नंबर 5 करंट एसेट्स। क्या क्या चीज है जी करंट एसेट्स में जो हमारे आनी है? सबसे पहले तो उनके नाम लिख लो जी आप। सबसे पहले बेटे उनका नाम लिख लो करंट एसेट्स में जो जो चीजें हमारे पास में आनी है। एक तो जी इन्वेंट्रीज आनी है, डेटर्स आने हैं, ठीक है, फिर बैंक आना है। 3 चीज आनी है, पहले लिख लो उनके नाम। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बेटे। इन्वेंट्री कितने की थी पहले? पहले थी जी 1,50,000 की। क्या उसमें कोई चेंज है? क्या उसमें कोई चेंज है? लो जी इन्वेंट्रीज में बेटे पता है 1,50,000 का था, लेकिन उसमें वैल्यू बढ़ गई। कितने की बढ़ गई? 80,000 से। यानी मैं कह सकता हूँ आज की डेट में वो हो गया 2,30,000 का। यस सर। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला नंबर, इन्वेंट्रीज के बाद में जो अगला नंबर है वो है आपका डेटर्स का, ट्रेड रिसीवेबल का। डेटर्स बेटे, डेटर्स के बारे में कुछ बताया क्या? हाँ जी बताया। बताओ पहले थे कितने के? जी डेटर्स थे हमारे, पहले जो हमारे डेटर्स थे वो थे हमारे 1,54,500 के। उस पर प्रोविजन बनी थी 7,725 की। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं जी डेटर्स में? क्या कह रहे हैं? कह रहे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए। कितने से? 60,000 से। हाँ जी 60,000 से हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए। आओ बेटे फटाफट से करें। डेटर्स पहले कितने के थे? पहले थे सर ये 1,54,500 के। इसमें 60,000 बढ़ गए। हाँ जी प्लस 60,000 कितने हो गए? 6 और 5 11, एक और एक 2, 2,14,500 के हो गए। क्या इसमें रिजर्व फॉर बेड रेट्स में कोई चेंज आया? नहीं जी, रिजर्व फॉर बेड रेट्स तो उतने का ही रहा है ना। हाँ जी रिजर्व फॉर बेड रेट्स कितने का है जी? रिजर्व फॉर बेड रेट्स में कोई चेंज नहीं है, वो तो आज भी 7,725 का है जी। कितना आ गया? 12, ये हो गया 75, 14 में 7 के बच्चे 7। हाँ जी 13 में 7 के बच्चे 6। तो जी 2,06,775 का रह गया। नेक्स्ट, इसके बाद में बेटा आपका कैश एंड कैश इक्वलेंट। कैश एंड कैश इक्वलेंट। लो जी कैश एंड कैश इक्वलेंट के लिए एक वर्किंग नोट बनाओ बेटे, अलग से वर्किंग नोट बनेगा कैश एंड कैश इक्वलेंट। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है क्या कि जी जो कैश है उसमें चेंज है। कितने का चेंज है जी? उसमें चेंज है 40,000 का। कैश में चेंज है बेटे 40,000 का। सीधा सीधा कर दो क्या? सीधा सीधा हो जाएगा तो सर भाई 5,10,700 का है। हाँ जी उसमें चेंज कितने का है कि जिसमें 40,000 का चेंज है, तो कितने का हो गया? 5,50,700 का है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साफ साफ चेंज बता ही रखा है। टोटल करो जी इसका कितना हुआ। लो जी टोटल करो जी। 7 5 7 और 7 14, हाथ से लगा एक एक
और 6 7, 5 और 3 8, फिर 5 और 2 7 और 2 9। लो बेटे करें जी इसको पोस्ट। आइए 987,475, 9,87,475, 9,87,475 इसका तो टोटल कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। चार 7 5, 7 और 7 14, 1 और 8 9 और 7 16, 1 और 9 10 और 7 17, 17,64,475। बेटे लाइब्रेरी साइड में एक चीज रहेगी बस, अगर हमें क्रिएटर्स मिल जाए तो बात बन जाए। जरा देखना क्रिएटर्स की कहानी। अच्छा क्रिएटर्स तो पता नहीं है जी, क्रिएटर्स निकालने पड़ेंगे। क्रिएटर्स के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने यहाँ पर कुछ नहीं बताया क्रिएटर्स में कोई चेंज है क्या। सर तो हम लिख लें सेम? नहीं बेटे, जब हमें कैश फ्लो दे रखा है, जब हमें कैश फ्लो दे रखा है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्रिएटर्स का। क्या क्रिएटर्स का इफेक्ट हमें बेटे कैश फ्लो के जरिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बता रखा है। बेटे जरा देखना एक बार, हमें क्वेश्चन ने कैश फ्लो का चेंज दे रखा है, मतलब मैं कह सकता हूं हमें क्वेश्चन ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे रखा है, जरा फटाफट से देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का है, मतलब ये है 80,000 का। इसमें अब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन आफ्टर, नहीं यहाँ पे टैक्स तो है ही नहीं, आफ्टर डेप्रिसिएशन बोलो उसको, क्या बोलेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का है जी? 83,000 का है 6 महीने का, मतलब मैं कह सकता हूँ 163,000 का हमारा कैश बिफोर ऑपरेशन है, कैश बिफोर ऑपरेशन है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें से प्लस और माइनस करते हैं वर्किंग कैपिटल के, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को हम एडजस्ट करते हैं, यही तो हम करते हैं। बिल्कुल सर यही करते हैं हम लोग। फिर हम जाकर के पहुंचते हैं कहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्वेश्चन ने हमें जो दे रखा है वो है बेटे ये कि हमारा 40,000 से कैश का फ्लो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, हमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है, हमें नहीं बता रखा क्रिएटर्स में क्या चेंज आया, लेकिन हमें कुछ डाटा अवेलेबल है। डेटर्स में क्या हुआ, डेटर्स में कह रहे डेटर्स में इंक्रीज हुआ, मतलब हमारा कैश का फ्लो हमारा माइनस का गया होगा, है ना। स्टॉक की बात करूं, स्टॉक की बात करूं, स्टॉक हमारा घटा, सॉरी बढ़ा, तो यानी कि हमारा कैश हमारा फ्लो हुआ आउट। जरा यहां तक का इफेक्ट देखना, जरा 23,000 का इफेक्ट यहाँ पर बचा, कैश का फ्लो पॉजिटिव है अभी भी। कह रहे हैं कि इसमें क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट हुआ, पता नहीं क्या एडजस्टमेंट हुआ, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ या क्रेडिटर्स का से हमारे पैसे बढ़े या क्या है, मतलब क्या एडजस्टमेंट हुआ ये नहीं पता हमें, लेकिन एक बात है इसमें कुछ ऐसा हुआ कि कैश का बैलेंस हमारा बढ़ा 40,000 से, कैश का फ्लो हमारा 40,000 का इंक्रीज हुआ। बेटे मैं कह सकता हूँ 17,000 से हमारे क्रेडिटर्स का इंक्रीजमेंट हुआ, क्योंकि आपको पता है जब भी करंट असेट्स बढ़ती है तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होता है, जब भी करंट लायबिलिटी घटती है तो कैश का इनफ्लो होता है। तो ये जो 17,000 है ये क्या है, ये इंक्रीज इन क्रेडिटर्स कहलाएगा, तभी तो यहाँ पे जुड़ेगा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। सर क्या हम इसको कैश अकाउंट के जरिए भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कैश अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो 17,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़े। बेटे जरा देखना फटाफट से, हमारे क्रेडिटर्स पहले कितने के थे? सर पहले थे हमारे 3,75,000 के, तो हमने इसमें अगर 17,000 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाता है, किया जाएगा जी 3,92,000 हमारा बन जाएगा ये। जरा टोटल करो फटाफट से, 8 और 6 14, हाथ से लगा एक, एक और दो 3 और 2 5 और 9 14, हाथ से लगा एक, एक और 3 4, नहीं 8 और 6 14 का 4 कहाँ से लगा एक, और 2 3 और 2 5 और 9 14, हाथ से लगा एक, एक और 9 10 और 9 19 और जी 7 26 का 6 का हाथ से लगे 2 2 और 3 5 और 2 7, बेटे कितना 10 17। लो जी ये हमारी बैलेंस शीट भी रेडी हो गई बेटे आफ्टर 6 मंथ वाली।
प्लीज आप लोगों को खुद बनानी है बिफोर 6 मंथ। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए जी, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आइए